दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि कैसे प्रिपरेशन करें और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने लग जाएंगे अलग अलग तरह से, क्योंकि जीके बहुत तरह की होती है। लोग बोलेंगे जीके पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो और इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ असल में पूछी जाती है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो मुश्किल होता है उसमें वो होती है उसकी समय सीमा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करूंगा, पूरा क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर कि किस लेवल का पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप जुड़े हैं पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और सभी ऐसे एस्पायरेंट के साथ शेयर करना जो एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है और कोचिंग नहीं ले रहा है और उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और हाँ, साथ ही साथ जो अभी +2 के एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें, क्योंकि वो इस बार अप्लाई कर सकते हैं अपियरिंग में, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिले, क्योंकि आपका छोटा भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तो प्लीज़। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वही लोग जुड़े जो पीएचडी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। पीएचडी के माध्यम से जो भी वीडियो बनेंगे, मतलब स्पेशल कोर्स कांस्टेबल के लिए, वो जब आपका फिजिकल होगा उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो 2-3 महीने की रणनीति होती है एग्ज़ाम से पहले की, वो ज़्यादा कारगर होती है अभी से, लेकिन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको वैसे ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे रोज़ ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा न देरी करते हुए। तो दोस्तों जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बता रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले जान लेना होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने समय का होगा। वो सबसे प्राथमिक जानकारी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यह एग्ज़ाम 80 प्रश्नों का होगा, कुल मिला के 60 मिनट होंगे। तो आप समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी रणनीति है वो समय सीमा की है। रणनीति का कहने का मतलब है जो एस्पायरेंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर उतना टफ नहीं आता, उतना मुश्किल नहीं आता। मुश्किल होता है तो समय को कवर करना, लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि 80 क्वेश्चन 60 मिनट में, और जहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश हो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ भी लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रणनीति में वही सफल रहेगा इस एग्ज़ाम में जो प्रॉपर प्रिपरेशन इस तरह से करेगा कि मतलब मुझे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मैथ के भी रीजनिंग के भी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में दोस्तों टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको कि कितने प्रश्न किस सेक्शन से आएंगे, तो आपको जान लेना है कि इंग्लिश से 16 प्रश्न आएंगे, हिंदी से भी 16 प्रश्न आएंगे, और जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस बोले तो जीके कुछ भी होगा इसमें, ठीक है, इससे भी 16 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और साइंस के मिला करके 16 प्रश्न आएंगे। किस लेवल के आएंगे वो भी बताऊँगा, और रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग के भी 16 प्रश्न आएंगे। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि अब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन जो है वो रणनीतिक आधार पर बनाए जाते हैं। कि अब ऐसा है कि हो सकता था 2 घंटे का समय भी दिया जाता, 100 क्वेश्चन बना दिया जाता, जैसा कि नॉर्मली होता है एग्जामों में। ठीक है, तो उसमें क्या होता कि उसमें हर कोई कर लेता, लेकिन यहाँ पे समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। ऊपर से आपका 32 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं, जिसमें आपका आधा घंटा पूरा लग सकता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो शायद आपको उतना समय नहीं लगे। तो यहाँ पे मतलब आप सीधे सीधे अगर सक्सीड होना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए अभी से ही। कहीं पे भी जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यू बेस्ड मिल रहा है उसको भी देखिए। साथ ही साथ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए। इसका लेवल बिल्कुल 0 लेवल होगा, बहुत मतलब जो स्टार्ट होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, वो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा और किस लेवल का पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सर इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, और कांस्टेबल के लेवल के लिए कितनी अंग्रेजी पढ़नी चाहिए और कहाँ से पढ़नी चाहिए सर, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश में जो आएगा वो आएंगे इडियम्स और फ्रेज। आता ही आता है, कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अपोजिट वर्ड के भी 2 प्रश्न आ जाते हैं कम से कम, और स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी 2 प्रश्न कम से कम आ जाते हैं, और पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स के भी आपको
चार एक प्रश्न इसके मिल जाते हैं, कम से कम अलग अलग तरह के 4 प्रश्न मिलते हैं। कई जगह आपको कोई ग्रामेटिकल जैसे एडवर्ब वर्ब फिल करना होता है, आर्टिकल फिल करना होता है, और कई जगह आपको वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड फील करना होता है कि जैसे कोई स्टोरी दी होगी उसमें कोई फील करना है वर्ड, और फिर ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों। और इसी तरह से कोई आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे या 1 सेंटेंस दिया होगा, उसमें ये बताना है कि ये सेंटेंस क्या है, कि कौन सी नाउन है, प्रोनाउन है, मतलब इस तरह से। नॉर्मली अगर बात करें बेसिक, जो एकदम से बेसिक जानकारी जो इंग्लिश की होती है, जो ग्रामर कहते हैं जिसे, जो 10th स्टैंडर्ड आपका एकदम से होता है इंग्लिश ग्रामर का, वो चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक नोट्स भी तमाम तरह के, कई तरह के हैं, जो भी देखें आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इडियम्स पढ़िए, फ्रेज पढ़िए, और एक प्रैक्टिकली समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि रटने लग जाएं, तो रटने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर में जो एसएससी वगैरह में जो भी थोड़े से आए हुए होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिपीटेड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इडियम्स वगैरह होते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जो आपका मतलब काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं या किसी ना किसी तरह पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। अक्सर वही चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके लिए एक बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो काफ़ी अच्छी किताब है। उसमें बहुत बड़े लेवल का भी है, 0 लेवल का भी है, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपकी अंग्रेजी की व्याकरण अच्छे से कवर हो जाएगी। और भी तमाम तरह के PDF है इसके लिए, और किताबें हैं इसके लिए बहुत सारे। इसका PDF भी उपलब्ध है, आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं PhD के ग्रुप में, है ना। तो ये 16 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है। जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस लगाएंगे, आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत का मतलब आप थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, क्योंकि उसमें जो न्यूज़पेपर का रोल रहेगा, न्यूज़पेपर में आप जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सेंटेंस का ये समझ पाएंगे कि सेंटेंस सही है कि नहीं है, तो मतलब वो चीज़ उससे क्लियर हो पाती है। आप किताब कितनी भी पढ़ लो, लेकिन वो चीज़ उससे कवर नहीं होती है। तो मतलब एक खुले तरह से प्रिपरेशन करनी है, एक उस मतलब ऐसे नहीं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बस किताब से, नहीं, एक जनरल से मतलब कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए इंग्लिश को कवर कीजिए। ये एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ें, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक चीज़ को कवर करना है, जो ग्रामर होती है, ठीक है। तो अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज़ करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हिंदी के सिलेबस की। तो दोस्तों, यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ से आएंगे आपको 16 प्रश्न। और जब भी हम हिंदी के लिए कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या आएगा HP पुलिस कांस्टेबल में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो हिंदी व्याकरण की सबसे पहली ABCD है आपको, कि उसकी वर्णमालाएँ, ठीक है, कि उसमें जो शब्द होते हैं दिए हुए, कि कौन सा अंतस्थ है, कौन सा है, ठीक है, ओष्ठ्य है, जो भी तमाम तरह के होते हैं, क्योंकि उस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। खैर HP पुलिस में नहीं पूछा गया, वो थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है उससे। तो उसके बाद आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्योंकि यहाँ से ज़रूर सवाल पूछा जाता है HP पुलिस में, क्योंकि यहाँ से इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि जैसे आपके पास कोई शब्द दिया होगा, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो उस चीज़ की आपको पहचान होनी चाहिए। उसकी पहचान कहाँ से होगी? जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और बार बार ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस ज़्यादातर वो चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ जाती है जब आप एक बार उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बाकी और चीज़ें जो बताऊं मैं, कि एक चीज़ और है इसमें जो HP पुलिस कांस्टेबल में हिंदी व्याकरण में जो नहीं पूछी जाती है। प्रीवियस 2 ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, एनालिसिस किए, तो उसमें आपको ना तो अलंकार पूछा गया, ना ही समास पूछा गया, ना ही कारक पूछा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ लीजिएगा कि कोई पता नहीं, क्योंकि हिंदी व्याकरण बोला है तो पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं पूछे, मतलब फालतू का हो सकता है, लेकिन जो मैंने ये चीज़ें दर्शाई हैं, इनमें से आपको एक 2 सवाल आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे एक वाक्यांश कहते हैं जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं हिंदी के। उसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम, जो बोला कि पहचान करनी है, दिया हुआ शब्द होगा। और लिंग भेद, आपको लिंग की पहचान करनी है, या फिर कोई शब्द दिया होगा उसका स्त्रीलिंग पूछा जाएगा या पुरुष लिंग पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है। और पर्यायवाची शब्द तो देखे ही हैं आपने, पूछे जाते हैं। और शुद्ध अशुद्ध वाक्य, कोई वाक्य दिए होंगे 1 या 2, उसमें आपको बताना है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। हो सकता है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ तो नीचे उसका शुद्ध बताना है, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। और अगर शुद्ध हो तो
तो नीचे मतलब 4 विकल्प दिए होंगे, इनमें से बताइए कौन सा शुद्ध है या फिर कौन सा अशुद्ध है। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है अशुद्ध और अशुद्ध से। विलोम शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे लोकोक्ति पूछी जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि कहाँ से पढ़ना है, बहुत रिलेवेंट बुक्स है इसके लिए, ठीक है। और शब्दों की पहचान होनी चाहिए आपको कि कौन सा शब्द है, शब्द जो भी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण कौन सा है, ठीक है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और समानार्थी शब्द जो होते हैं कि जो एक समान अर्थ के होते हैं, ठीक है, कि उसका अर्थ इसके समान है, दोनों का मतलब समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। ऐसे ही विपरीतार्थी शब्द की दोनों का एकदम से उल्टा अर्थ है। कोई शब्द दिया होगा शब्द, तो बोलेंगे उसका उल्टा क्या है। जैसे कोई शब्द दिया होगा आपको आहार, आहार का विपरीतार्थ क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के समानार्थी और विपरीतार्थी के शब्द पूछे जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि समास, अलंकार, कारक, इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों संधि विच्छेद से जरूर सवाल पूछा जाता है। संधि विच्छेद से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, कि वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। और आपको वर्तनी पूछी जाएगी। वर्तनी का मतलब कोई शब्द दिया होगा कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे वाक्य दिया होता है एक सेंटेंस, उसमें तो आपको पूरा सेंटेंस चेक करना है, लेकिन आपको प्रॉपरली एक शब्द दिया होगा, जैसे निरीक्षण लिखा होगा या अतिथि लिखा होगा, कि क्योंकि उसमें मात्राओं की गलती कर दी जाएगी। या फिर पूछा जाएगा कि सही लिखा गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सही है। इस तरह के मतलब कोई भी विकल्प दिए जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर आप अभी से 15 मिनट दे देते हो और डेली ऐसा टारगेट करो कि मुझे आज 2 मुहावरे या 5 मुहावरे अभी से शुरू करने हैं। सभी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द, इसको 4-4, 5-5 रोज ही कवर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने, 1 आध महीने पहले आप बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकें, और ताकि आपके एग्ज़ाम में काम आए। और अगर हिंदी के लिए बुक्स की बात करूँ दोस्तों, तो आप लुसेंट की हिंदी व्याकरण की किताब होती है, जो हर कहीं आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको PDF मिल जाएगा, आपको एक प्रतियोगिता दर्पण की हिंदी व्याकरण की किताब है, वो काफ़ी अच्छी है, जैसे आपकी लुसेंट की है उससे भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। PhD में मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों के मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, सामान्य ज्ञान की, तो HP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं साइंस को छोड़ के, क्योंकि साइंस अलग से बोला गया है, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों, HP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वो कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होती। यहाँ पर सीधा सीधा समझना होगा आपको। यहाँ पर स्टैटिक GK पूछी जाती है। जैसे कोई आपको पूछ लेगा कि पूछ लेगा आपको यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, और उसकी स्थापना कब की गई थी, और किसी देश की राजधानी कहाँ है, उसकी करेंसी क्या है, और कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, मतलब एक जनरल अवेयरनेस होती है ना, वो चीज़ें पूछी जाती है। और रही बात कि HPG के कितना पूछा जाएगा, तो लास्ट ईयर की बात करूँ तो कुछ भी नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो HPG के उससे पिछले साल पूछे गए थे 3-4 प्रश्न, जो जितने भी थे, लेकिन पूछे गए थे उससे पिछले साल, लेकिन लास्ट ईयर नहीं पूछे गए थे, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो और एक चीज़, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि आप सब्जेक्ट को डीपली पढ़ने मत लग जाना। जैसे हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे डीपली, तो हिस्ट्री में नॉर्मली यही पूछा जाता है कि कौन से वंश का कौन संस्थापक था, या फिर जो मैन बहुत बड़े बड़े युद्ध है, ठीक है, या किसी महान सम्राट का कोई पिता पूछ लिया जाएगा, या उसका जन्म तो नहीं पूछता। मतलब इतना डीप हिस्ट्री नहीं पूछेगा, आप खोइएगा मत इस सब्जेक्टों में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। ज्योग्राफी का भी एकदम बेसिक सी, और जो सामान्य तौर पे आपको अखबार में भी जानकारी मिल जाती है, उस तरह की पूछी जाती है। और आपको कोई भी एक ऐसी परफेक्ट किताब इसके लिए सूटेबल नहीं रहेगी, बल्कि एक स्टैटिक GK का आपको PDF मिलता है, मतलब जो बैंकिंग के लिए होता है ना, उसमें बैंकिंग की चीज़ें छोड़ करके, जैसे स्टैटिक GK में आएगी आपकी इंस्टीट्यूशन वगैरह कहाँ पे है, किसने स्थापना की, और कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और जो भी तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। मुख्यालय वगैरह, और कौन किसका हेड है, ये चीज़। करंट अफेयर्स भी नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर्स वही पूछा जाएगा, बहुत बड़ा कोई इवेंट हो गया, कोई स्पोर्ट्स का, या फिर कोई मतलब नया इलेक्शन होगा, मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेगा।
करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स की बात नहीं कही गई है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के तौर पे पूछ सकता है। ठीक है, तो जीके के लिए सीधी सीधी रणनीति है, 16 नंबर का आएगा। 16 नंबर में आप नॉर्मली स्टैटिक जीके पढ़िए, जो आएगा वो नॉर्मली सबको ही आएगा, और जो नहीं आएगा वो ऐसा घुमा फिरा के होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जो किताब में भी नहीं मिलेगा, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जीके में मत फंसिएगा, क्योंकि 16 प्रश्न है, और 16 प्रश्न है, और 16 प्रश्न के लिए आपको बहुत सारी किताबें खंगालनी पड़ेगी। क्यों कहने का मतलब इसलिए, क्योंकि आप हिस्ट्री भी पढ़ने लगोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ने लगोगे, तो इसलिए कहना चाहूँगा आप स्टैटिक जीके का एक PDF डाउनलोड कर दीजिएगा। जो भी बहुत सारे हैं, आप सर्च मार दीजिएगा, मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में। स्टैटिक जीके नॉर्मली बस स्टैटिक जीके पढ़िएगा, सब्जेक्ट में मत खोइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम भी लगेगा और साथ के साथ क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आनी ही नहीं है उसको पढ़ना ही क्यों है। या तो फिर आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका मिशन सिर्फ HP पुलिस कांस्टेबल है तो दोस्तों जीके से ज़्यादा, जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा दूसरे सेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। ये रणनीति है। जैसे आपका हो गया हिंदी में आपका नंबर नहीं मर सकता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी नंबर नहीं मर सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं मर सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको जानकारी दे दी है, आप इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए। ठीक है, राजधानियों के बारे में, करेंसियों के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जैसा कि बता दिया है तमाम चीज़ें। नदियों के बारे में जो नॉर्मली होती है, नदियाँ बांध होते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, इस तरह की ज़्यादातर जानकारियाँ पूछी जाती है। भारत में या दुनिया में पहला कौन था, क्या था, ठीक है, हिमाचल में कौन पहला था, क्या था, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गणित के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि गणित में कितने प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों जो सिलेबस में बताया गया है, गणित और साइंस इकट्ठा ही बताया है, इन दोनों के 16 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि आधे आधे प्रश्न, 8 प्रश्न गणित के मान के चलिए और 8 प्रश्न आप जीके के मान के चलिए। ठीक है, जीके बोले तो साइंस के, ठीक है, क्योंकि साइंस की बात कर रहे हैं, जीके की बात कर ली है। तो दोस्तों अगर मैथ की बात करें तो सर मैथ में क्या पढ़ें, तो आप मैथ में जब उतर जाएंगे तो मैथ में आप इतना पढ़ने लग जाओगे कि आप SSC CGL की तैयारी करने लग गए हैं, ऐसा लगेगा आपको। तो दोस्तों मैथ का ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि किस लेवल की मैथ आएगी सर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैथ में आपको एकदम से नंबर निकालने हैं ना, क्योंकि 8 क्वेश्चन होंगे तो 8 में 2 या 1 या 2, एक आधा ऐसा होगा जो नहीं होगा, किसी ऐसे उससे आ जाएगा जो सिलेबस में मतलब हम नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मैं आपको लेसन बता देता हूँ नॉर्मली। ठीक है, सबसे पहली बात तो बुक जो इसके लिए प्रेफर करूँगा वो RS अग्रवाल की किताब पढ़िए आप। ठीक है, उसमें जो भी है दिया हुआ वो पढ़िए, और चैप्टर बताऊँ मोस्टली जिससे आपका कवर हो सकता है, आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका मिक्सचर। बाकी जैसे होता है ना वो ट्रेन वाले क्वेश्चन में स्पीड, नॉर्मली चाल और समय के क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो सिंपल एकदम बेसिक होता है। ठीक है, उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन जो इतने चैप्टर बताए मैंने आपको, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और आपका एवरेज औसत जो होता है, ठीक है, और परसेंटेज से आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप इस चक्कर में मत पढ़ना कि आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर जिसका है थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मतलब जो है बीजगणित उसको पढ़ लीजिए। बीजगणित बहुत आसान है और आप कर सकते हैं। नॉर्मली आज की डेट में तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे एजुकेटर हैं जो बहुत अच्छे से मतलब बहुत जीरो लेवल के से स्टार्ट करवा के आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि कई सारे एस्पायरेंट बोलते हैं हमारा मैथ सही नहीं है। तो दोस्तों आपको इस मैथ पे, क्योंकि मैथ आपकी मेरिट बना सकता है। देखिए जीके में आपकी मेरिट नहीं बन सकती, साइंस में आपकी मेरिट नहीं बन सकती, कोई पता नहीं है कहाँ से पूछा जाए। आपका मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश हो गया, और इन चीज़ों से आपकी मेरिट जाएगी और मेरिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा RS अग्रवाल की किताब से, जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं। ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िए, आप पहुंच जाएंगे कोई ज्योमेट्री पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में मत जाइएगा, क्योंकि बोलेंगे तो कई सारी चीज़ें बोलेंगे लोग, उन चीज़ों में मत जाइएगा। यहाँ तक कि एरिया वॉल्यूम भी पढ़ लीजिएगा, किसके जैसे आयत हो गया, वृत्त हो गया, और नॉर्मली जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया या जो होता है परिमाप, जो होता है परिमाप निकालने का, परिधि निकालने का, वो सब आयत वर्ग और आपका
वृत्त, इन 3 चीज़ों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथ का एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन वही चीज़ बताई मैंने आपको कि मैथ और जो ये चीज़ें हैं, मैथ, रीजनिंग, आपकी इंग्लिश, ये चीज़ें टाइम ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पे 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पे आपकी डिपेंड करेगी प्रैक्टिस। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आ जाएंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन में प्रैक्टिस होंगी तो आप उसको तुरंत कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स में, एकदम बेसिक चीज़ों में। कैलकुलेशन अपने तेज करिए, कैलकुलेशन, गुणा भाग, जो भी चीज़ें होती है, ट्रिक में ज़्यादा मत फंसिए, क्योंकि ट्रिक में क्या हो जाता है कि गड़बड़ हो जाता है। अगर ट्रिक भूल गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करिए कि आप नॉर्मल वे पे ही करें क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं साइंस की। तो दोस्तों, यदि हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपका देखिए, आप फिर वही चीज़ आ जाएगी ना, जीके की तरह यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा पढ़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों, साइंस भी एकदम से बेसिक होती है। साइंस में जैसे कंप्यूटर से 1-2 प्रश्न पूछ लेगा, आपको मात्रक पूछ लेगा, ठीक है, बीमारियों के बारे में पूछ लेगा, पौधों के बारे में पूछ लेगा। इस तरह की जो बेसिक सी जानकारियाँ होती है वो सभी पूछी जाती है, ठीक है। और 1 लाइनर जीके जो होती है ना, जैसे साइंस की 1 लाइनर जीके के नोट्स देखे होंगे आपने तमाम तरह के, उस तरह की ही जीके पूछी जाती है। अब आप बहुत ज़्यादा डिटेल से कोई साइंस में मत पढ़िएगा, ठीक है। आप नॉर्मली जो होता है स्टैटिक, जो साइंस के नोट्स होते हैं 1 लाइनर टाइप के, उनको अगर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर में साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए होंगे, एचपी पुलिस की ही बात नहीं कर रहा, जो भी अदर एग्ज़ाम है उनका एक कलेक्शन बनाइए साइंस के क्वेश्चन का। बीमारियों पे जो क्वेश्चन होते हैं, जो बीमारी से जुड़े हुए और शरीर की संरचनाओं से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं, इस तरह के चट्टानों से जुड़े, मतलब जो भी है, इस तरह के ही प्रश्न, मात्रक हो गए, इंपॉर्टेंट सारे ही देख लीजिएगा, क्योंकि कितने हैं पता चल जाएंगे, ठीक है। तो और जैसे पैमाने पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा, मतलब जैसे रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, मतलब एकदम बेसिक सी जानकारी। और कंप्यूटर में फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा, मतलब जो सामान्य सी जानकारी होती है। तो इसके लिए भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, साइंस के लिए भी, ठीक है, और कंप्यूटर का भी होगा उसमें। तो चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो दोस्तों, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपका टाइम कंजप्शन है। क्योंकि टाइम कंजप्शन इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आड़े टाइप के होते हैं। आड़े इसलिए होते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस किए हुए नहीं होते हैं, उस दिन करने लगते हैं, निकल जाते हैं, बेशक निकल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और बाद में कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और कुछ लोगों के तो ये होता है कि बाद में घोड़े लगाने ही छूट जाते हैं। कई सारे बंदों के साथ लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ, बहुत अच्छा उनका एग्ज़ाम हुआ था, मतलब आ रहा था उनको, लेकिन जो हुआ उनके साथ वो मतलब वही अनहोनी होती है कि जो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है। तो दोस्तों, रीजनिंग की बात करूं, जो आपका टाइम डिस्टर्ब कर सकता है इसमें, वो आता है एक सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें कि आपके 4 सवाल होते हैं, एक पैराग्राफ। जैसे आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट का, कोई ABCD या फिर कोई 8 लोग हैं एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं या फिर लाइन में खड़े हैं, फिर उनकी अरेंजमेंट बना देगा, कई तरह की स्टेटमेंट होगी उसमें, फिर बाद में उससे ही प्रश्न पूछ लेगा। तो उसमें 4 प्रश्न होते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, होता बिल्कुल बेसिक है, ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक में या फिर उसमें पूछा जाता है, जो भी बड़े एग्जाम है उसमें जो पूछे जाते हैं अरेंजमेंट के, उसमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन उतना बड़ा लेवल का नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है। और डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ठीक है, क्योंकि इस पर टाइम लगेगा। तो आप, क्योंकि इसमें सबसे पहले अरेंज करना में थोड़ा टाइम लगता है, फिर अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं यार इधर को होगा इधर को होगा, तो उसमें उलझते क्योंकि 4 प्रश्न है, नहीं यार 4 प्रश्न तो छूटने भी नहीं चाहिए, तो उस चक्कर में आपके और प्रश्न भी छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको इसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी, जो इसके 4 एक प्रश्न आ जाएंगे, 4 एक प्रश्न देंगे, एक दिया होगा आपको, उसमें से बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ABCD होता है, उसमें जो अरेंजमेंट के जो सवाल बनते हैं अलग अलग तरह के, वो चीज़ देख लीजिएगा। बाकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे पूछ लिया था कि अगर वो ऐसा वो होता है तो उससे उसका रिलेशन क्या है, जैसे 4 में से 3 एक समान है तो उसमें अलग पूछना है आपको भिन्न, इस तरह से, मतलब जैसे आपको 4 में से 3 समान है ताकि एक समूह बन सके, कौन सा उस समूह से बाहर है, जैसे नीला, लाल, बैंगनी, धूसर, तो आपको इसमें से डिफरेंट बताना है, ठीक है। तो
इस तरह के जो नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के भी। और यह आपको कोई एक शब्द दे देगा, मतलब 4-5 अक्षर दे देगा अंग्रेजी के, बोलेगा अब इनमें से कितने अर्थ वाले शब्द बनेंगे, सार्थक शब्द बनेंगे। तो मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन। और मैथ का नहीं करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में ही आता है। मैथ की सीरीज दे देगा, एक जो सीरीज होती है ना वो दे देगा लॉजिकल रीजनिंग में। और बाकी ब्लड रिलेशन का एक आध सवाल अगर पूछ लिया, ठीक है। तो और दूसरा जो दिशा वाले होते हैं ना, डायरेक्शन वाले सवाल, वो भी एक दो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मैं बेस्ट जो किताब रहेगी जो एकदम से बेसिक होती है, हिंदी अंग्रेज जो इसकी क्या नाम आपका की जो रीजनिंग की किताब रहती है एकदम से बेसिक वाली, बाजार से कोई भी बेसिक सी किताब उठा के ले आइए। आप बड़ी बड़ी किताबों के पीछे मत पड़िए, ठीक है। मेरी बात समझिए, आप बड़ी बड़ी किताबों के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि आपका उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेवल बहुत जीरो है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। तो मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा क्वेश्चन पेपर, आप देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो आप फालतू की चीज़ें ही ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। कोशिश करिएगा कि 4-5 पुराने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करें, उनको आप और अच्छे से देख सकें, जितना मैंने बताया इससे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि सच में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं मैं झूठ तो नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रोज़ प्रैक्टिस करिए सारे सेक्शन की, ठीक है। हो सके तो डेली का 1-1.5 घंटा अभी से ही प्रिपरेशन में लगा लीजिए, कम से कम एक अनुशासित तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा कि 8 घंटे पढ़ लो यार तुम अभी से, तब जाके निकलेगा। नहीं, अगर आप अभी से 1-1.5 घंटा, मतलब एक जो होता है ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सारे सब्जेक्ट को, तो पुलिस का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, फाइट कर दोगे। और क्योंकि उससे क्या होगा, जब डेली प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट बनेगा, स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। और बार बार यही बता रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश है जहाँ, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है और उस चक्कर में आपके आसान सवाल छूट जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो जो OMR शीट होती है उसको सॉल्व करने के साथ साथ ही फील किया करें। क्योंकि लास्ट ईयर में मेरे एक कज़िन के साथ ऐसा हुआ कि उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसने क्वेश्चन पेपर पे टिक किया और बाद में गोले बनाने लगा, तो उसके काफ़ी सारे गोले रह गए थे, तो दुर्भाग्यवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके 45 के करीब नंबर ही आ पाए। और बेचारा अगर वो कम से कम कर लेता तो 60 के करीब उसके नंबर आ रहे थे। तो उसके साथ ये चीज़ हुई, क्योंकि उसने भी इस तरह से बहुत बेसिक चीज़ें प्रिपेयर की थी। तो शायद इस साल तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि एज का भी लफड़ा है यहाँ पे जनरल वालों के लिए, क्योंकि एज काफ़ी कम है, कम से कम 25 तो होनी चाहिए। आप लोगों को वैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, HP के CM साहब को एक लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर इस तरह से हो रहा है। क्योंकि 1-1, 2-2 साल के गैप में रिक्रूटमेंट निकलती है। कई सारे लोग क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम होगा, लास्ट ईयर के लिए वेट करेंगे कि 1 साल बाद फिर निकलेगी, चलो दे देंगे। क्योंकि अगर अभी एक आध नंबर से रह जाते हैं तो आगे क्या होता है कि वहाँ पे एज निकल जाती है। तो इसलिए, क्योंकि 2 साल बाद रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो उसमें बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग लेटर लिखिए CM साहब को, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपकी शायद हेल्प कर सकें वो, क्या पता। क्योंकि इन जो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं वो, क्योंकि 2 साल से जब पोस्टें नहीं निकाली हैं तो आपके लिए वो चीज़ हो सकती है। अगर आप रिकमेंड करेंगे उनसे, तो आप अनुशासित तरीके से स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 8 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, कोचिंग लगाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। मेरी सजेशन उन लोगों को है ये सारी, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। जो कोचिंग में जाने वाले हैं वो भैया 6 महीने लगा के जाओ, पैसा दे के जाओ, कोर्स लगा के जाओ। आप उनको जो कोर्स चलाएंगे ना, वो 3000 वाला, 5000 वाला, वो पूरा करवाएंगे आपसे, ठीक है। सिलेक्शन हो ना हो, क्योंकि सब लोग ही कोचिंग पढ़ते हैं, ज़्यादातर सिलेक्शन उनके होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको कहीं से भी मिल जाए, देखने चाहिए, ठीक है। यूट्यूब में है, चाहे वेबसाइट में है, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के मिल रहे हैं तो उनको देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो ना कि हिस्ट्री पढ़ने लग जाए, वहाँ पे पॉलिटिकल पढ़ने लग जाए, तो HP पुलिस की तैयारी वो नहीं करवा रहा है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बहुत डीपली, तो आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप खोने वाले हैं। अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ HP पुलिस की कर रहे हैं, तो कुछ भी मत पढ़िए। सिर्फ जो मैंने बोला इस तरह का पढ़िए, और क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि किस तरह का आता है, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ किसी रणनीति में। एक रणनीति बनाइए, रणनीति के तौर पे काम कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो
पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो तमाम जानकारियां देखने को मिल जाएगी। जो भाई लोग पीएचडी भाई तथा बहनें जो भी पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी एस्पायरेंट तक पहुंचाएं ये वीडियो जो कोचिंग नहीं लेने वाले हैं, जिन्हें गाइडेंस की कमी है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।